गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है JH एग्जाम्प्लेक्स VVU से रिलेटेड जितने भी सिलेबस है वो सारी सिलेबस की तैयारी करवा रहा है। जितना भी पेपर है वो सारा पेपर का तैयारी करवा रहा है। चलिए, आज का जो हम लोग का लेक्चर नंबर होगा वो लेक्चर नंबर होगा 15 और ये पेपर होगी MDC ज्योग्राफी की। जिनकी भी पेपर MDC ज्योग्राफी है सेमेस्टर 1, 2, 3, आज उनकी लेक्चर 15 होगी। और आज का जो हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में, यानी जनसंख्या के बारे में आज का क्लास का लेक्चर होने वाला है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट हो जाती है जो भी अगर नौकरी का सरकारी नौकरी का अगर तैयारी कर रहे होंगे तो पॉपुलेशन से 1 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, तो उन लोग के लिए भी आज की क्लास इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको 2 भाग में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, पहली विश्व को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जनसंख्या, भारत की जनसंख्या को पढ़ेंगे। तो 2 पार्ट में हम लोग आज के टॉपिक को डील करेंगे। चलिए दोस्त, तो शुरू करते हैं। देखते हैं कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड में कैसे कैसे जनसंख्या का वितरण किया गया है। हिंदी में होता है विश्व में जनसंख्या का वितरण। कहीं ना कहीं आप ज्योग्राफी में क्लास 12 में पढ़े होंगे, सेम वही है जो क्लास 12 से पढ़े हैं, वही क्वेश्चन है, वही टॉपिक है, उसी को आज हम लोग डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्या होती है विश्व जनसंख्या वितरण, कि कैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसे इसका वितरण किया जा रहा है। आज की क्लास में इसी को हम लोग डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या बोलता है, विश्व में जनसंख्या वितरण के पैटर्न, मतलब कि पूरे दुनिया में जनसंख्या को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जनसंख्या को कैसे बांटा गया है। क्या बोलता है समझिएगा। जनसंख्या वितरण शब्द का तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर लोगों के फैलाव से है। मतलब कि पृथ्वी के सतह पर जितने लोग रह रहे हैं, जितने लोग फैल के रह रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जनसंख्या बोल सकते हैं या जनसंख्या बोलते हैं। मोटे तौर पर दुनिया की 90% आबादी पृथ्वी के लगभग 10% भूभाग पर रहती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मान के चलिए पृथ्वी दुनिया में जितना आबादी है उसका 90% आबादी जो है वो पृथ्वी के 10% भाग पर रहती है। यानी पृथ्वी 100% है तो 100% में 10% हिस्सा जो है पृथ्वी का उस पे क्या मानव लोग रहते हैं। कौन? मनुष्य लोग रहते हैं। तो वही बोलता है कि पृथ्वी के 10% भाग में पृथ्वी के 90% की आबादी रहती है। दुनिया का 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश दुनिया की लगभग 60% आबादी का योगदान करते हैं। मतलब कि सबसे अधिक आबादी वाला देश, मतलब कि दुनिया का 10 सबसे अधिक आबादी वाला देश में लगभग 60% आबादी रहती है। यानी दुनिया का कितना प्रतिशत? 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, दुनिया में 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है उसमें से 60% आबादी है। कितने प्रतिशत? 60% आबादी रहते हैं। दुनिया का 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश का जो आबादी है वो जनसंख्या 60% का आबादी योगदान देता है। 10 में से 6 देश जो है वो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में है। मतलब कि 10 जो है, 10 सबसे ज्यादा आबादी वाला देश जो है
उसमें से 6 देश है एशिया में, और वही 10 जो सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है वो 60% आबादी खुद अकेले 10 मिलके हमारे पृथ्वी के जनसंख्या को क्या करता है, बढ़ाता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि जनसंख्या वितरण क्या है वो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। अब क्या है समझिएगा, जनसंख्या घनत्व लोगों की संख्या और भूमि के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात है। अब जनसंख्या घनत्व कैसे निकालिएगा समझिएगा, जनसंख्या घनत्व क्या भैया, लोगों का संख्या मतलब कि कितने लोगों हैं और कितने क्षेत्रफल में रह रहे हैं। मान के चलिए 1 किलोमीटर के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। वही लिख दिया है, इसे प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर km² व्यक्तियों में मापा जाता है। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने आदमी का निवास हो रहे, कितने जनसंख्या निवास हो रही है, उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहेंगे। उम्मीद करता हूं कि जनसंख्या घनत्व आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। दुनिया का सबसे घनी आबादी वाले हिस्सा अमेरिका का उत्तरी पूर्व हिस्सा, यूरोप का उत्तर पश्चिम हिस्सा, दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया है। मतलब कि कहीं ना कहीं जो बोला गया है कि सबसे घनी आबादी वाला जो देश है वो हिस्सा में आ जाए किसका, अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्सा में, यूरोप के उत्तर पश्चिम हिस्सा में, उसके बाद यूरोप के दक्षिण पूर्व हिस्सा में और एशिया के पूर्व में। यानी कॉन्टिनेंट के उत्तर पूर्व पश्चिम में जो जनसंख्या निवास करती है वहीं सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। यानी कि 7 कॉन्टिनेंट में कौन कौन कॉन्टिनेंट में कौन कौन दिशा में कितनी जनसंख्या की आबादी है वही बताया गया है। दुनिया के सबसे कम आबादी वाले क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास, सबसे कम आबादी वाला यानी सबसे कम जनसंख्या वाला कहां रहेगा, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास। गर्म और ठंडे रेगिस्तान और भूमध्य रेखा के पास उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में है। यानी सबसे कम आबादी कहां भैया, तो दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव के पास, गर्म और ठंडे रेगिस्तान के पास और भूमध्य रेखा के पास। 2011 जनसंख्या हुई है, जनगणना हुई है। कब हुई अंतिम, 2011 में जब अंतिम जनगणना हुई है उसके हिसाब से बोला गया है कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। कि भारत में जब जनगणना हो रही थी उस समय हम लोग को ये पता चला कि भारत में 1 किलोमीटर के अंदर कितना, 1 किलोमीटर के अंदर कितना, 382 आदमी रहता है। कितना आदमी रहता है, 382 आदमी रहता है। यानी 382 पॉपुलेशन निवास करती है। 2011 के जनगणना के अनुसार यह बताया गया कि भारत में 1 किलोमीटर के अंदर 382 जनसंख्या निवास करती है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी जनसंख्या घनत्व। चलिए आगे देखते हैं। देखो जनसंख्या घनत्व का निकालने का तरीका क्या बोला भैया, अभी हम वही बताएं कि जनसंख्या घनत्व इक्वल टू कैसे निकलेगा भैया, कुल जनसंख्या, कितना जनसंख्या है और कितने वर्ग किलोमीटर में उन लोग रह रहा है, डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। कुल जनसंख्या और उसका क्षेत्रफल अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा कि 1 किलोमीटर के अंदर कितना जनसंख्या निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि क्या कारण है कि जनसंख्या जो वितरण हो जा रहा है, यानी आपस में जो आबादी है जनसंख्या वो बढ़ते जा रही है। तो उसी को हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। कि यही सब कारण है जो संख्या को क्या कर दे रहा है, बांट दे रहा है, यानी फैला दे रहा है, यानी वितरित कर दे रहा है। कौन कौन सा कारक है, मेन यही हो जाएगा। पहला है भौगोलिक कारक,
दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। यही 3-4 कारक है जो कहीं ना कहीं जनसंख्या को वितरण करने को प्रभावित कर रहा है, जनसंख्या को फैलाने का काम कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मजबूर कर रहा है। यही है भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक। अब हम लोग तीनों कारक को डील करके देखते हैं क्या बोलता है भौगोलिक कारक, कि क्या है भौगोलिक कारक जो आदमी एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। देखो, भौगोलिक कारक में पहला हो जाएगा जल की उपलब्धता। क्या हो जाएगा दोस्तों? जल की उपलब्धता। देखिए क्या बोलता है जल की उपलब्धता में, जीवन के अस्तित्व के लिए जल सबसे आवश्यक कार्य। सबको भैया सबको पता है कि क्या, कि जीवन को जीने के लिए हम लोग को पानी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसका उपयोग खाना पकाए ले, पानी पीने के लिए, कृषि आदि जैसे कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जल का उपयोग बहुत सारे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। लोग उन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां पानी प्रचुर मात्रा में होता है। यही कारण है कि नदी घाटियां दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से है। यही बोला है कि लोग वहां रहना पसंद करेंगे जहां सबसे ज्यादा मात्रा में पानी की उपलब्धता है। यही कारण है कि जो सबसे ज्यादा आबादी जो निवास करती है वो नदियों के किनारे ही निवास करती है। और आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में कि सिंधु घाटी सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, ये सारी जो सभ्यता है वो कहीं ना कहीं हमारे नदियों के किनारे ही बसी थी। तो पानी के कारण क्या होता है, पानी का मात्रा अच्छा है तो यहाँ लोग रहना पसंद करेंगे, पानी की कमी है तो दूसरी जगह लोग जानते हैं। वही होता है क्या, जनसंख्या वितरित हो जाता है। पहला है भौगोलिक कारक जल की उपलब्धता, दूसरा है भू आकृतियां। क्या है दोस्तों? भू आकृतियां। गंगा का मैदान दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में आबादी कम है। सही बोला गया है। अगर भारत में आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो गंगा मैदान के किनारे, यानी गंगा नदी के किनारे सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है भारत में। वहीं पे अगर आप हिमालय वाले क्षेत्र में चले जाइएगा तो सबसे कम जनसंख्या निवास करती है पहाड़ी वाला इलाका में, सबको पता है। लोग समतल मैदानों, क्या लोग समतल मैदानों, हल्की ढलानों को पसंद करते हैं जो कृषि उद्देश्य, बेहतर सड़क संपर्क बनाने और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। अगर आपके पास ये सब है तो यहाँ लोग रहना पसंद करेंगे, और ये सब अगर नहीं है तो यहाँ से लोग दूसरे जगह जाके क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, यानी रहना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या क्या हो रही है, वितरित हो रही है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, भौगोलिक कारक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण क्या बोलता है, जलवायु। तीसरा भौगोलिक कारण क्या बोलता है, जलवायु। चलिए हम लोग जलवायु को समझते हैं कि आखिर क्यों है कि जनसंख्या विस्तृत हो जा रहा है, यानी वितरित हो जा रहा है। चलिए देखते हैं। जलवायु, ऐसी जलवायु जो ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडी हो, अधिक लोगों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मान के चल बड़ी गर्मी हो रही, यहाँ 24 घंटा गर्मी है तो यहाँ रह पसंद करते हो, ना करते तो दूसरी जगह चल जाता, चल जाएगा। अब यहाँ बड़ी ठंडा है, क्या बहुत ठंडा है तो रहना पसंद करेगा नहीं, तो लोग दूसरे जगह निवास करेंगे। वही बोलता है ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक ठंडा, यहाँ का जो जलवायु है वो बराबर होनी चाहिए। तो यही दो जलवायु लोगों को आकर्षित करती है।
बहुत भारी वर्षा या चरम और कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता। ना रहो यहाँ बड़ी पानी पड़ो बह जब तब घर बह जे तो तब यहाँ से निकल, जहां कम पानी पड़ता है, जहां का जलवायु समान रहता, हम लोग वहीं निवास करना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या का वितरण का कारण देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोग अपने स्थान से दूसरी जगह चले जाते हैं। भौगोलिक कारण को हम लोग देख रहे हैं। चौथा भौगोलिक कारण क्या है भैया? मिट्टी। क्या है दोस्तों? मिट्टी। चलिए मिट्टी को समझते हैं। उपजाऊ मिट्टी, दोमट मिट्टी वाले क्षेत्रों लोगों द्वारा क्या किए जाते हैं? पसंद किए जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो मिट्टी है वो कृषि के लिए बहुत लाभदायक होती है। अरे यहाँ की मिट्टी बड़ी अच्छा काम कर, यही रहना शुरू कर दे। कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी बताए थे कि नदियों के किनारे उन लोग अपनी सभ्यता शुरू की थी। क्यों? क्योंकि वहां कृषि बहुत अच्छा हुआ था। तो यहाँ भी यही बात बता रहा है कि यहाँ का मिट्टी अच्छा है, इसलिए लोग यहाँ रहना पसंद करेंगे, नहीं अच्छा तो दूसरे जगह निवास करेंगे। तो ये था जनसंख्या वितरण का पहला कारण, भौगोलिक कारण। अब दूसरा कारण को देखेंगे, आर्थिक कारण। क्या देखेंगे दोस्तों? आर्थिक कारण। चलिए आर्थिक कारण को देखते हैं। आर्थिक कारण क्या है? आर्थिक कारण में है खनिज। क्या है दोस्तों? खनिज। यानी आर्थिक स्थिति अगर हम लोग की कमजोर यहां होगी तो हम लोग दूसरे जगह चले जाएंगे। ठीक है, तो उसी को देखेंगे आर्थिक कारण में। समृद्ध खनिज भंडार वाले क्षेत्र उद्योगों को क्या करती है? आकर्षित करती है, जो बदले में रोजगार के अवसर पैदा करती है। अरे यहाँ बड़ी अच्छा कोयला मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कि कोयला मिल रहा है। तो ये क्या करेगा? यहाँ कोयला का एक बहुत बड़ा उद्योग स्थापित कर सकता है, जिससे उसे आर्थिक स्थिति में सहायता मिलेगी और रोजगार का अवसर पैदा होगा। लोग ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं और उन्हें घनी आबादी बनाते हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका में कटंगा और जाम्बिया कॉपर बेल्ट, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं। हम लोग विश्व जनसंख्या का पढ़ रहे, इसीलिए उदाहरण हम लोग अफ्रीका को देखे हैं। कहीं ना कहीं अफ्रीका में सोने का खान है, अफ्रीका में हीरे की खान है, तो वहां क्या है? खनिज है, तो वहां आबादी ज्यादा है, वहां आबादी ज्यादा है। नेक्स्ट क्या बोलता है? कि गांव को छोड़ के लोग शहर की ओर बढ़ रहे हैं, यानी शहरीकरण। वही बोला है। शहरी केंद्रों में रोजगार के बेहतर अवसर होते हैं, शिक्षा अच्छा होती है और चिकित्सक सुविधाएं, बेहतर परिवहन और संचार के साधन उपलब्ध हैं। शहर में ये सारी व्यवस्था क्या है? उपलब्ध है। इसीलिए लोग गांव को छोड़ के शहर की ओर क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों वाले से शहर की ओर पलायन होता है और शहर घनी आबादी वाली हो जाती है। जितने गांव के लोग हैं सब उठ के शहर में जाके बस जाते हैं, तो क्या होगा? शहर में अधिक आबादी हो जाएगी, यानी अधिक जनसंख्या कहां बसेगी? शहर में बसेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको भौगोलिक कारण और आर्थिक कारण अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए फिर देखते हैं औद्योगिक कारण में, आर्थिक कारण में औद्योगिकरण। यही 4 मेन कारण है कि कैसे जनसंख्या का हम लोग वितरण कर रहे हैं, यानी बांट रहे हैं। औद्योगिकरण समझिए, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, एमडीसी ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, और इसके पहले मैंने टोटल 14 लेक्चर को कंप्लीट किया है। 15 लेक्चर को अटेंड करने से पिछले का सारा लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। औद्योगिकरण क्या बोलते हैं? औद्योगिक जो क्षेत्र है वो रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? बड़ी संख्या में लोग आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए जापान का कोबो, ओसाका, योकोहामा क्षेत्र बड़ी संख्या में उद्योगों की मौजूदगी के कारण घनी आबादी वाला है। अब कहीं ना कहीं जो है जापान वो टेक्निकल ग्रो कर रहा है, यानी तरह तरह का फैक्ट्री की स्थापना कर रहा है, तरह तरह का टेक्निकल क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। इसीलिए लोग जापान की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं, जापान में औद्योगिक की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं।
तो ये थी आपकी जनसंख्या वितरण को भौगोलिक कारण और आर्थिक कारण। उम्मीद करूंगा कि ये दोनों कारण आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग देखते हैं जनसंख्या वितरण के जो है चौथा तीसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। क्या देखेंगे दोस्तों? सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व भी किसी स्थान के जनसंख्या घनत्व को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है। ऐसी जगहें ज्यादा लोगों को आकर्षित करती है और अगर किसी क्षेत्र में सामाजिक या और राजनीतिक अशांति है तो लोग ऐसी जगहों से दूर चले जाते हैं और जाके अयोध्या के राम मंदिर में बस जाते हैं। तो अभी देखिएगा तो लोग अयोध्या जाना पसंद करेंगे, लोग उत्तर प्रदेश में जाके बसना पसंद करते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि भारत में जो दूसरा सबसे जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। वृंदावन वहीं हो जाएगा, अयोध्या राम मंदिर सब वहीं हो जाएगी। तो ये क्या आ जा रहा है? सांस्कृतिक कारण, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण है जो लोगों को क्या कर रही है? अपने ओर आकर्षित करती है और वहां के लोग जाके बस जाते हैं। कभी कभी सरकार लोगों को कम आबादी वाले इलाके में जाने या फिर भीड़ वाली जगहों से दूर जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। कभी कभी सरकार ऐसा कदम उठाता है कि जो जहां भीड़ वाला ज्यादा इलाका है उसको वहां से हटा के जहां कम आबादी वाला जनसंख्या वहां उसको भेजने के लिए क्या करता है? प्रोत्साहन देती है कि यहाँ भीड़ मत लगाओ, यहाँ भीड़ मत लगाओ। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोग को धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण, औद्योगिक कारण और भौगोलिक कारण ये आप लोग को कारण अच्छे से समझ में आ गई होगी, जिसके कारण क्या होता है? जनसंख्या में परिवर्तन होता है, जनसंख्या वितरण होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या वृद्धि या फिर जनसंख्या में परिवर्तन, कि कैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है, कैसे जनसंख्या में परिवर्तन होती है। चलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप लोग ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी रिलेटेड सिलेबस है, जो भी रिलेटेड वीडियो से नोटिफिकेशन है, वो सारी चीज आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए जनसंख्या वृद्धि या फिर जनसंख्या परिवर्तन को देखते हैं। यह किसी क्षेत्र के निवासियों की संख्या में एक निश्चित समय अवधि में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है कि अचानक इतना जनसंख्या कम कैसे हो गया, अचानक इतना जनसंख्या कैसे बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं जो परिवर्तन दिखा रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? जनसंख्या परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? जनसंख्या परिवर्तन कहेंगे। जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत, जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत या पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि कितना प्रतिशत आबादी बढ़ा रहे, कितना प्रतिशत आबादी घटा रहे, कितना प्रतिशत परिवर्तन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो जनसंख्या को जो नापते हैं वो किस में नापते हैं? प्रतिशत में नापते हैं। कितना में नापते हैं दोस्तों? प्रतिशत में नापते हैं। यह सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, मतलब कि जनसंख्या बढ़ भी सकती है और जनसंख्या घट भी सकती है। जनसंख्या परिवर्तन क्षेत्र के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। आपकी जनसंख्या परिवर्तन ये आपकी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, सामाजिक स्थिति को दर्शाता है, सांस्कृतिक स्थिति और ऐतिहासिक स्थिति को भी कहीं ना कहीं आपकी जनसंख्या वृद्धि या फिर जनसंख्या परिवर्तन दर्शाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जनसंख्या वृद्धि आप लोग को या फिर जनसंख्या परिवर्तन अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलता है? जनसंख्या भूगोल की कुछ बुनियादी अवधारणाएं, कि क्या क्या इनकी बुनियादी अवधारणा है जनसंख्या की। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि कैसे बढ़ता है, जनसंख्या वृद्धि समझिएगा। यह दो समय
बिंदुओं के बीच किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या में क्या है भैया, परिवर्तन है। जैसे जनसंख्या वृद्धि दर। अब देखो, जब जनसंख्या में परिवर्तन को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। जब जनसंख्या के परिवर्तन मतलब जब जनसंख्या में क्या होगी, परिवर्तन आ जाएगी, जब चेंजेस आ जाएगी तो वही परिवर्तन को हम लोग प्रतिशत के रूप में डिनोट करते हैं। कौन से, परसेंटेज के रूप में हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो उसे ही जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाएगा। दूसरा क्या बोलता है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, यानी जनसंख्या की कैसे हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जन्म को माइनस कर देंगे मृत्यु में, कि उस साल में इस क्षेत्र में कितना प्रतिशत बच्चे की जन्म हुई है और कितना प्रतिशत की बच्चे की मृत्यु हुई है, दोनों को घटा देंगे तो हम लोग का जनसंख्या वृद्धि निकल के सामने आ जाएगा। दोस्तों क्या आ जाएगा, जनसंख्या वृद्धि निकालना है तो जितना बच्चे का जन्म हुआ और उसी साल जितने बच्चे की मृत्यु हुई, दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो आपका जनसंख्या वृद्धि सामने आएगा। देखो क्या बोलता है, यह दो समय बिंदुओं के बीच किसी विशेष क्षेत्र में जन्म और मृत्यु के बीच के अंतर से होती है। कि किसी क्षेत्र में, अभी मान के चलिए झारखंड का किसी एक क्षेत्र ले ले, बिहार का किसी एक क्षेत्र ले, और उस क्षेत्र में जन्म और मृत्यु दोनों को अगर हम अंतर करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहेंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये आप लोग को जनसंख्या की वृद्धि कैसे मापा जाता है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। नोट करके देखिए क्या लिखा हुआ है, नोट करके। जनसंख्या की जो वास्तविक वृद्धि होती है वो क्या होती है, जनसंख्या की वृद्धि बराबर जन्म क्या हुआ, मृत्यु कितना हुआ, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद प्रवास को हम लोग उसमें माइनस कर देंगे। मतलब क्या करेंगे समझिएगा, वास्तविक वृद्धि कैसे देखने को मिलेगा, मान के चलिए 5 गो जन्म हुआ और 7 गो मर गया, 5 गो जन्म हुआ 7 गो मर गया, तो इसमें तो जन्म दर मृत्यु दर अधिक हो रही है, जन्म दर कम हो रहा है। मान के चलिए 6 गो जन्म हुआ और 2 गो मर गया, तो मेरा क्या हुआ, वृद्धि दर यानी जन्म वृद्धि दर क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जितना जन्म दर वृद्धि बढ़ी है उसमें से जो लोग छोड़ के भाग गया, जो लोग घर से दूसरे घर चले गए, जो लोग यह आबादी उठ के दूसरे जगह चले गए, उसी को हम लोग इसमें जोड़ देंगे। मान के चलिए 10 लोग जोड़ देंगे कि 10 लोग अपन घर छोड़ के चला गया, तो मेरा जो भी आंसर आएगा वही मेरा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहलाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि। अब कहीं क्या होता है जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि, देखिए क्या बोलता है, यह तब होता है जब जनसंख्या दो समय बिंदुओं के बीच क्या होती है, घट जाती है। यानी मृत्यु दर क्या हो रही है, यहाँ बढ़ जा रही है, मृत्यु दर यहाँ बढ़ जा रही है, जन्म कम हो रहा है और बच्चे की अधिक मृत्यु हो रही है। मतलब जन्म कम रहा है और मृत्यु अधिक हो रही है, तो वहां क्या होगा, जन्म दर क्या होगी, घट जाएगी। या तो जब जन्म दर मृत्यु दर से भी नीचे गिर जाती है। अभी बताएं, जन्म कम रहा है और मृत्यु अधिक हो रही है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे, नकारात्मक वृद्धि कहेंगे। देखो अब हम लोग जनसंख्या परिवर्तन को 3 रूप से बांटते हैं, यानी मापते हैं। पहले जन्म के आधार पर, मृत्यु के आधार पर और प्रवास के आधार पर। जनसंख्या को हम लोग कितने आधार पर बांटते हैं, जनसंख्या परिवर्तन कितने आधार पर बढ़ता है, 3 आधार पर बढ़ता है दोस्तों। कौन कौन, जन्म के आधार पर बांटते हैं,
मृत्यु के आधार पर बांटते हैं और प्रवास के आधार पर बांटते हैं। चलिए देखते हैं। देखो जन्म दर क्या बोलता है, जन्म दर इसे प्रति हजार जनसंख्या पर एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है कि एक साल में कितना हजार जन्म हुआ, उसको उसमें कितना मृत्यु हुई, जितना जन्म हुआ उसमें से मृत्यु को घटा देंगे तो क्या होता है, जन्म दर मेरे सामने निकल के आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मृत्यु दर क्या कहता है, मृत्यु दर कि एक साल में कितनी मृत्यु हुई और कितना जन्म हुआ, ये दोनों के बीच का अंतर कहेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग का क्या निकल के आएगा, मृत्यु दर निकल के आएगा। इसे किसी विशेष क्षेत्र में हजार की जनसंख्या पर व्यक्त किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, कितने में, हजार की जनसंख्या पर इसे व्यक्त किया जाता है। किसी विशेष वर्ष में होने वाली मौतों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है कि इस साल कितना मौत हुआ, इस साल कितना जन्म हुआ। यह किसी भी क्षेत्र की मृत्यु दर को मापने का एक सरल तरीका है। हम लोग हर हजार में हम लोग जन्म दर को भी व्यक्त करते हैं और मृत्यु दर को भी व्यक्त करते हैं हजार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी क्षेत्र की जनसंख्याकी संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास उस विशेष क्षेत्र की मृत्यु दर को काफी हद तक क्या करता है, प्रभावित करता है। प्रभावित करता है जनसंख्या, वहां उसकी मृत्यु दर भी कहीं ना कहीं वहां के मृत्यु दर को बढ़ाने में प्रभावित करता है। ये थी आपकी जन्म दर और मृत्यु दर, यानी जनसंख्या में परिवर्तन के तीन घटक है। पहले कितना जन्मे था और कितना मर रहा है, ये दो हो गया जनसंख्या परिवर्तन। फिर तीसरा जो जनसंख्या परिवर्तन जो देखने को मिलेगा वो प्रवास में देखने को मिलेगा। दोस्तों किस में देखने को मिलेगा, प्रवास में देखने को मिलेगा। आखिर प्रवास मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बस जाना, एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह में जाके बस जाना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रवास कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रवास कहेंगे। वही है, क्या बोलते हैं समझिएगा। प्रवास के माध्यम से जनसंख्या का आकार भी बदलता है। प्रवास से तात्पर्य लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से है। जिस स्थान से वो जाते उसे मूल स्थान कहा जाता है और जिस स्थान पर वो बस जाते हैं उसे गंतव्य स्थान कहा जाता है। मान के चलिए जो इंसान अपना मूल स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जाके बस जाते उसे गंतव्य स्थान कहा जाता है और जहां उसका जन्म हुआ उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मूल स्थान कहा जाता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि प्रवास क्या है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रवास अस्थाई, अस्थाई या फिर मौसमी भी हो सकता है। जो लोग स्थानांतरित होते हैं उन्हें प्रवासी कहा जाता है। भैया मौसम के अनुसार क्या होगा, जगह बदल लेगा, मौसम के अनुसार उन लोग जगह बदल लेगा। जहां रह रहा फिलहाल 2-4 दिन के लिए रह रहा है उसको अस्थायी कहेंगे, यानी उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रवासी कहा जाता है। प्रवास एक जगह से दूसरे जगह जाना प्रवास कहलाता है। प्रवासी जो एक जगह से दूसरे जगह जाकर रहने शुरू कर दिए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रवासी कहेंगे। जो प्रवासी किसी नए स्थान पर जाते हैं उन्हें अप्रवासी कहा जाता है। अब मान के चलिए हम मूल स्थान को छोड़ के नए स्थान पे चले गए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अप्रवासी। अरे यहाँ की है निवासी है ये नहीं, इसे अप्रवासी कहेंगे। और जो प्रवासी किसी स्थान से बाहर जाते हैं उन्हें प्रवासी कहा जाता है। प्रवास मुख्य उद्देश्य बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन प्राप्त करना होता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान
तक जाने का मुख्य उद्देश्य होता है अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना या फिर अपने सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाना। यही होती है प्रवास का मुख्य उद्देश्य। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि प्रवास क्या है वो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जन्म दर हजारों में व्यक्त किया जाता है, मृत्यु दर भी हजारों में व्यक्त किया जाता है। ये जो है वो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं जो हम लोग आपको बताए हैं। चलिए अब देखिए प्रवास को प्रभावित करने वाले कारण कि आखिर क्या क्या कारण है जो एक जगह से दूसरे जगह लोग जाने पे मजबूर हो जाते हैं। पहला है दबाव कारक। कौन सा कारक? दबाव कारक। खराब जीवन स्थितियां, बेरोजगारी, अप्रिय जलवायु, राजनीतिक उथल पुथल, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जैसे कारक मूल स्थान को कम आकर्षित बनाते। मतलब दबाव में आकर लोग अपने मूल स्थान को छोड़ने में मजबूर हो जाते हैं। मतलब उनकी खराब जीवन है, उनकी जीवन अच्छी नहीं चल रही है, बेचारा बेरोजगारी से तंग आ चुका है, वहां का जलवायु उसको सूट नहीं कर रहा है, राजनीतिक व्यवस्था उथल पुथल हो गया है, कोरोना जैसी महामारी फैल गई है। तो इस ऐसी स्थिति में लोग क्या कहेंगे? एक जगह से दूसरे जगह जाने में मजबूर हो जाएंगे। ये आपका दबाव में आकर, ठीक है, दबाव में आकर। दूसरा क्या है? आकर्षण कारण कि हम अट्रैक्ट हो गए। जैसे भैया बेहतर जीवन स्थितियां, नौकरी के अवसर, शांति और स्थिरता, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और सुखद जलवायु जैसे कारक भी कहीं ना कहीं गंतव्य स्थान को अधिक आकर्षित बनाते हैं। तो 2 ही कारण हो सकता है, या फिर वो जगह हमको पसंद आया या फिर हमको यहां से मार के भगाया गया। 2 ही कारण की वजह से हम लोग क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। चलिए उम्मीद करूंगा दोस्तों कि प्रवास करने का कारक क्या है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है? जनसंख्या वृद्धि के रुझान कि आखिर कैसे जनसंख्या वृद्धि के रुझान बढ़ रही है। शुरुआती दौर में दुनिया की आबादी बहुत धीमी गति से बढ़ी। दुनिया धीरे धीरे बढ़ रहा है। शुरुआती दौर में जब दुनिया का रचना हुआ था तो जो दुनिया की आबादी एकदम धीरे धीरे गति से बढ़ रही थी। 18वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति के बाद दुनिया की आबादी बहुत तेजी से वृद्धि हुई, जो अभी तक वृद्धि ही हो रही है, जो अभी तक वृद्धि ही हो रही है। तकनीकी विकास ने मृत्यु दर को कम करने में मदद की, जिससे जनसंख्या वृद्धि में तेजी आई। तरह तरह का यंत्र आया, तरह तरह का टेक्निकल मशीन आई। तो वो जो मशीन है वो क्या किया भैया? मरने के लिए बचा दिया। जो इंसान मर रहा है उसको ऑक्सीजन देके जिंदा कर दिया जा रहा है, जो इंसान मर रहा है उसको सांस देके जिंदा कर दिया जा रहा है। तो ये सब क्या है? तकनीकी विकास है ना। तो जिससे मृत्यु दर कम हो गई और जनसंख्या दर वृद्धि हो गई। यानी जनसंख्या में क्या हो रही है दोस्तों? वृद्धि हो रही है। पिछले 500 सालों में मानव आबादी 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों। मानव की आबादी पिछले 500 साल में 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई। 20वीं सदी में ही जनसंख्या वृद्धि 4 गुना बढ़ गई है। भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितना है? 1.64%। यानी भारत में हर साल जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो कितनी होती है? 1.64%। यानी हर साल भारत में 1.64% के जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसांख्यिकी संक्रमण। अब देखिए ये संक्रमण क्या बोलता है? यह एक सिद्धांत है जिसका उपयोग उच्च जन्म और मृत्यु दर की गति को दर्शाने के लिए किया जाता है, क्योंकि समाज जो है वो ग्रामीण, कृषि और निरक्षर से शहरी, औद्योगिक और साक्षर समाज की ओर बढ़ता। ये एक यंत्र है, ये एक यंत्र है जो जनसंख्या को मापने में मदद करता है। अब तरह तरह के समाज है, वो समाज ग्रामीण समाज हो सकती है, कृषि समाज हो सकती है, निरक्षर से समाज हो सकती है। वो सारे समाज को जनसंख्या वृद्धि या फिर जनसंख्या वृद्धि दर घटने की ये सारी जानकारी ये यंत्र बताती है।
यह आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि के बीच संबंधों का भी कहीं ना कहीं क्या बताता है, अध्ययन करवाता है। इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की भविष्य की जनसंख्या का वर्णन और भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। भविष्य में भविष्यवाणी करने के लिए, जनसंख्या का वर्णन का भविष्यवाणी करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये परिवर्तन चरणों में होते हैं, 3 चरणों में इनका परिवर्तन होता है। अब तीनों चरणों को हम लोग देखते हैं। पहले चरण की विशेषता उच्च जन्म और मृत्यु दर है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि धीमी है। अब कहीं ना कहीं पहले चरण में जो विशेषता बताती है वो उच्च जन्म और मृत्यु दर है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि धीमी है, यानी धीरे धीरे जनसंख्या की वृद्धि हो रही। क्यों? क्योंकि मृत्यु अधिक हो रही है। यह चरण अविकसित, कम उत्पादन और कृषि प्रधान स्थितियों से जुड़ा हुआ है। 200 साल पहले दुनिया के सभी देश जनसांख्यिकी संक्रमण के पहले चरण में थे। मतलब कि अभी हम लोग देखें कि 2 साल पहले, यानी 200 साल पहले, 500 साल पहले जनसंख्या उतनी तेजी से वृद्धि नहीं हो रही थी, तो उसे हम लोग पहले चरण में रख दिए। अब दूसरे चरण में क्या बोलता है, इसमें जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम हो रही है। दूसरे चरण में क्या हो रहा है, जन्म अधिक हो रहा है, बच्चे अधिक जन्म हो रहा है और मृत्यु कम हो रही है। अगर मान के चलिए किसी क्षेत्र में जन्म अधिक हुआ और मृत्यु कम हुई, तो उस क्षेत्र का जन्म दर क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। चिकित्सक देखभाल, जल आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार के परिणाम स्वरूप भी कहीं ना कहीं मृत्यु दर में क्या आती है, कमी आती है। डॉक्टर उसको मरने से बचा लिया तो बच गया, तो जनसंख्या बढ़ गया, यानी मृत्यु कम हो रही है, जन्म ज्यादा हो रहा है, इससे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। लास्ट जो अंतिम चरण है वो है, इस चरण में जन्म और मृत्यु दर दोनों में उल्लेखनीय गिरावट आती है। मतलब इस चरण में क्या होता है, जन्म दर भी गिर रही है और मृत्यु दर भी गिर रही है, दोनों दर में गिरावट आ रही है। जनसंख्या या तो स्थिर होती है या धीरे धीरे बढ़ती है। मतलब जनसंख्या या तो बढ़ ही नहीं रहा है, एकदम स्थिर हो गया, कोई बच्चे का जन्म ही नहीं हो रहा, या फिर एकदम धीरे धीरे गति से बढ़ती है। जनसंख्या शहरीकृत, साक्षर और उच्च तकनीकी जानकारी वाली हो जाती है और परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। जो अब वेल एजुकेटेड लोग हैं तो उन लोग कहीं ना कहीं उन लोग को समझ में आ रहा होगा कि जनसंख्या बढ़ाना है कि अभी स्थिर रखना है, वो सारे उन्हीं लोग पे डिपेंड होती है, पढ़े लिखे लोग पे सारी जिम्मेवारी होती है। वर्तमान समय में विभिन्न देश जनसांख्यिकी परिवर्तन के विभिन्न चरणों में है। यानी ये जो 3 चरण देखे हैं, वर्तमान देश दुनिया में यही 3 चरण को देखने को मिलता है। कहीं सबसे ज्यादा अधिक वृद्धि है जनसंख्या का और कहीं बहुत कम है। तो यही है आपकी आज का क्लास का टॉपिक जो था वो था जनसंख्या वितरण, यानी विश्व जनसंख्या वितरण। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि विश्व जनसंख्या वितरण कैसे कैसे इसे बांटा गया है, इसको कैसे कैसे वितरित किया गया है, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूं कि पेड क्लास 18 जून से स्टार्ट हो चुकी है सेमेस्टर 2 की, ओनली फॉर 599 में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जल्द से उसमें ज्वाइन कर ले और अधिक जानकारी प्राप्त कर ले। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास और आज की वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा फिर अपने अगले वीडियो में नए उमंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।